वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो, आज का अपना टॉपिक है कि जो आर रेडियस होती है, मिरर स्पेरिकल मिरर है, उसकी रेडियस होती है और उसकी फोकल लेंथ जो है उसके बीच का रिलेशन डिराइव करेंगे। आज अपन उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लो ये मेरे पास मिरर है एक। ठीक है, कनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये होता है बच्चों फोकल पॉइंट और ये होता है सेंटर। ठीक है। तो फोकल पॉइंट और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है और सेंटर और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन अपन को निकालना है, जो आता है बच्चों R इज इक्वल टू एफ। ये रिलेशन अपन को डिराइव करना है कि जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। आप लोगों को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल्ड द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। ये अपन को प्रूव करना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो कनकेव मिरर के लिए आज अपन निकालेंगे डेरिवेशन। ठीक है। तो देखो, ये डबल का रिलेशन अपन निकालते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोग हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। देखो, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले अपन। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, जहां मैं बोलूं वहां वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी टाइम आप यहां देखते रहो। ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में ये कनकेव मिरर है। ठीक है। ये है बच्चों इसकी रेड प्रिंसिपल एक्सिस। ये है बच्चों पोल। ठीक है। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है, ये लो पैरेलल रे। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है, ये रिफ्लेक्शन के बाद में किधर से निकलती है, फोकल पॉइंट से निकलती है। ये लो फोकल पॉइंट से निकल गई, इसको मैंने एफ लिख दिया। ठीक है। ये मान लो सेंटर है, ये सेंटर है। ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो सेंटर से पास हो रही है और इस पॉइंट पर ऐसे जा रही है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है। तो देखो, ये इंसिडेंट रे है। आप लोगों को मैंने जब इमेज फॉर्मेशन अपन लोगों ने किया था तब बताया था कि उसका एक रूल था कि जो सेंटर से जो रेज आती है वो वापस वैसे ही लौट जाती है, क्योंकि जो सेंटर से रेज आती है तो अपन मानते हैं कि वो इस मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी इसको मैं नॉर्मल मान सकता हूं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है सेंटर से, ये क्या इस मिरर पर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। तो ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से लिखते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इधर से रिफ्लेक्शन हो गया इसका। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको लिखते हैं अपन आर से। ठीक है। ये आई हो गया और ये आर हो गया। ठीक है। अब अपन को रिलेशन बच्चों इनके बीच में निकालना है। देखो, ये मान लो ये यहां से लेके यहां तक आर है और ये क्या है बच्चों, एफ है। इन दोनों के बीच का अपन को रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखो, ये और ये दोनों एंगल बच्चों क्या इक्वल होंगे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं? बच्चों होंगे। कैसे? ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अपन ने रिफ्लेक्शन का जो लॉ था उसमें क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है बच्चों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही तो था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई कौन सा है, मैं इनको नाम देता हूं। जैसे मालूम मैंने इसको बोल दिया पी, ये बोल दिया क्यू, ये ओ एफ सब हो गया। ठीक है। एंगल आई कौन सा है,
पी क्यू सी, ये वाला ही तो है, ये एंगल आई, तो एंगल आई किसी का मैं लिखता हूं एंगल पी क्यू सी बराबर एंगल, इसको क्या बोल सकता हूं, सी क्यू एफ, आर को सी क्यू एफ, तो ये क्या हो गया एंगल सी क्यू एफ, सही बात है। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो लाइन है पी क्यू, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो देखो यहां से आकृति ऐसी बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है, तो जेड की आकृति में ये जो एंगल होते हैं दोनों, ये दोनों एंगल क्या बच्चों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, ऐसा इसमें हो रहा है देखो, तो ये एंगल आई है तो ये भी क्या होगा, ये भी आई होगा ना, ये भी तो आई होगा, जेड की आकृति बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो कौन सा एंगल, अगर मैं ऐसा बोलूं अगर ये पैरेलल है तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इफ लाइट रे, सीधा लिख दूं इफ रे पी क्यू इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then क्या होगा एंगल कौन सा पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी बराबर एंगल कौन सा पी क्यू सी बराबर कौन सा क्यू सी एफ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, इसका नाम क्या है पी क्यू सी, और इसका नाम क्या है क्यू सी एफ, क्यू सी एफ बच्चों ऐसे ही तो है, इसकी जगह मैंने पी लिख दिया, ये क्यू पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट हो गया, तो देखो कौन सा पी क्यू सी कौन सा क्यू सी एफ दोनों इक्वल है, ये तो लिखा है मैंने, तो ये कैसे कैसे इक्वल हुए बच्चों, कैसे इक्वल हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में क्या है एंगल पी क्यू सी, ये भी एंगल पी क्यू सी, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल, तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा एंगल सी क्यू एफ बराबर एंगल क्यू सी एफ, ये और ये दोनों एंगल क्या कर दिए मैंने इक्वल कर दिए। अब देखो ये दोनों एंगल कहाँ हैं, सी क्यू एफ की बात करते हैं अपन, सी क्यू एफ यानी ये आर ये वाला, फिर क्यू सी एफ यानी ये दोनों एंगल भी क्या हो गए इक्वल हो गए, यहां से देखने में पता लग रहा है, ये देखो आई है ये आर है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, फिर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आई हो गया, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 ही होगा, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए ना। तो ये जो इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, इसकी कौन से की सी क्यू एफ की, इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, तो किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो, जिसके अंदर दो भुजाएं क्या होती है समान होती है। कौन सी दो भुजाएं, कौन सी दो साइड इक्वल होती है, जो दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना उनके जो अपोजिट साइड होती है वो दोनों क्या होती है इक्वल होती है। तो ये वाला एंगल है इसकी अपोजिट साइड ये है और ये वाला एंगल है इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी बच्चों इक्वल होंगी। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं सो या फिर इसलिए ट्राइंगल कौन सा
सी क्यू एफ, ये वाला ट्राइंगल, ये सी क्यू एफ इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, सो साइड कौन कौन सी, क्यू एफ और सी एफ, क्यू एफ बराबर सी एफ, इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया, इसको इक्वेशन 4 बोल दिया। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या किया कि सबसे पहले तो इन दोनों एंगल को इक्वल किया। तो ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हुए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद में बोला कि ये जो रे है पी क्यू, ठीक है, अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो एंगल होगा ये जेड की आकृति का एंगल बन रहा है, यानी एंगल पी क्यू सी किसके बराबर होगा, क्यू सी एफ के, यानी ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, ये दोनों एंगल भी क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए, यानी ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर दो इनके जो एंगल है इस ट्राइंगल के, वे दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। जो दोनों ट्राइंगल इक्वल है ना, उनके जो अपोजिट साइड है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये जो ट्राइंगल, ये जो एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये और इसके कौन सी है, ये। तो यानी ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहां तक इसको उतारो, उसके बाद में आगे अपन करते हैं। जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो। वीडियो को पॉज करके करो, मिटा दूं, देखो ये यहां तक, ये अपने काम में नहीं आने वाला है, ये काम में आएगी इक्वेशन, तो मैं यहां तक इसको मिटा देता हूं। ये मैंने इसको मिटा दिया। अब आगे बात करते हैं अपन। देखो अगर बच्चों, अगर पहले तो देखो अपर्चर क्या है। अपर्चर बच्चों होता है, मैंने बताया आप लोगों को पहले की वीडियोज के अंदर, कि जो अपर्चर होता है वो होता है, अपर्चर से मतलब है कि ये जो सरफेस है ना, इसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, इससे मतलब होता है मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे मतलब होता है अपर्चर, वो होता है उसका अपर्चर। ठीक है, तो इसका अपर्चर वेरी स्मॉल है, मतलब ऐसे सीधी सी भाषा में ऐसे मान लो कि मिरर है वो बहुत छोटा है अपने पास। अपर्चर बहुत छोटा होने से मतलब है कि जो मिरर है ये बहुत छोटा है। अगर इसकी मिरर बहुत छोटा होगा, मान लो इत्तू सा मिरर है, इत्तू सा एकदम छोटा सा, तो मिरर बहुत छोटा है, तो ये जो लाइट रे है ऐसे मानेंगे कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे मान लो ऐसे है, ये मिरर बहुत छोटा है ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है मान लो इसके ऐसे पास में आ रही है, एकदम ऐसे, एकदम पास में ऐसे, ठीक है, एकदम पास में ऐसे, ऐसे, ठीक है ऐसे। फिर ये, तो ये लाइन ऐसे देखो, थोड़ा जूम कर देता हूं, ये लो, ये अब ये बहुत छोटा है, मतलब ये जो है लाइन, ये जो क्यू पॉइंट है ये यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे, ये लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों भी क्या अपन इक्वल मान सकते हैं, लगभग इक्वल होगी अगर इसका अपर्चर छोटा है। तो ये देखो कैसे मैं लिखता हूं, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन पॉइंट क्यू, ये वाला पॉइंट क्यू इज क्लोज टू द पोल ओ। यानी अगर अपर्चर छोटा होगा तो ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये पी के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, यानी बहुत ज्यादा पास में होगा, यानी ये लाइन मान लो ऐसे होगी, ऐसे पास में ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे पास में है, तो इस लाइन को और इस लाइन को मैं क्या इक्वल मान सकता हूं, ठीक है। ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा बच्चों,
ये और ये लाइन है ना, ये यहाँ से ऐसे, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, ये लाइन ये क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये रे आएगी ऐसे, फिर ये रिफ्लेक्ट होके इधर से निकलेगी। तो इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल मैं मान सकता हूँ, यानी कौन कौन सी को, इसलिए कौन कौन सी, क्यू एफ बराबर ओ एफ, ये क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। कौन कौन सी की बात की, अगर मान लो मैंने बोला, ध्यान से देखो दोबारा, अगर इसका अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है, अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है मतलब अपने पास मिरर बहुत छोटा सा है, तो ये जो रे आएगी बिल्कुल इसके पास से आएगी और रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल इसके पास से मान लो ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ से ऐसे निकल रही है, मान लो ऐसे पास से ऐसे, ये लाइन ऐसे है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो ऐसे निकलेगी तो क्या मैं ओ एफ और ये लाइन लगभग इक्वल हो सकती है, लगभग ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो सकती है, क्यू एफ और ओ एफ लगभग इक्वल हो सकती है, लगभग इक्वल लिख दूं मैं इसे, लगभग इक्वल हो सकती है ये दोनों, ये वाली और ये वाली लगभग इक्वल दिख रही है, बहुत ज्यादा पास में होगा। तो ये मैंने एक कंडीशन डाली यहाँ पर, इसकी कंडीशन है कि अगर अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है मिरर का, तो ये जो क्यू पॉइंट होगा ये पोल के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, जिससे क्या होगा, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस अपन लगभग क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। तो ये मैंने लगभग क्या मान ली, इक्वल मान ली। अब देखो इक्वेशन 4 को और 5 को देखो, 4 नंबर ये पहले वाली हो, 5 नंबर ये, तो लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या होगा, क्यू एफ बराबर सी एफ बराबर ओ एफ, यानी बच्चों ये जो तीनों होंगे, तीनों भुजा होंगी, तीनों साइड होंगी, ये इक्वल होंगी, ये और ये, ठीक है, ये तीनों साइड क्या होंगी, लगभग इक्वल होंगी, ठीक है, ये लिखा है मैंने, क्यू एफ से और इससे ये तीनों साइड क्या कर दी, इक्वल कर दी, ठीक है। तो देखो यहां से आगे वी कैन राइट मैं क्या बच्चों, ओ सी है, ओ सी देखो डायग्राम के अंदर, ओ सी ये है, ये ओ सी, इसको क्या लिख सकता हूं, सी एफ प्लस ओ एफ, ओ सी है टोटल, इसको इतना प्लस इतना लिख सकता हूं, यानी सी एफ प्लस ओ एफ क्या लिख सकता हूं, क्या मैं जो ओ सी है टोटल, ये इस टोटल को इतना प्लस इतना लिख सकता हूं, इस टोटल को इतना, इसको इतना और इतना, दोनों को अलग अलग दो टुकड़ों में रख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां से सी एफ और ओ एफ दोनों बराबर है, सी एफ और ओ एफ दोनों बराबर है, तो क्या सी एफ की जगह मैं ओ एफ लिख सकता हूं, क्या बच्चों सी एफ की जगह मैं ओ एफ लिख सकता हूं, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस ओ एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 ओ एफ ओ सी, ओ सी क्या है, ओ सी आर, ये क्या आ गया आर, 2 ओ एफ क्या है एफ, तो ये क्या आ गया एफ। साइन कन्वेंशन भी काम में लेते हैं इसके अंदर, वो आप लोगों को नहीं देखना, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों माइनस माइनस साइन आएंगे वो कट जाएंगे, वो अपन को नहीं देखना, बस डायरेक्ट ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये था, ये कंडीशन ध्यान रखना आप लोग, कि मैंने बोला कि ये जो मिरर है वो बहुत ज्यादा छोटा है, यानी इसका जो अपर्चर है बच्चों वो छोटा है, तो क्या होगा, ये जो क्यू पॉइंट होगा ये लगभग इसके पास में होगा, ठीक है, लगभग पास में होगा, तो ये वाली और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली और इस वाली डिस्टेंस को मैं लगभग क्या मान सकता हूं, इक्वल मान सकता हूं। फिर लास्ट जो मेरे पास इक्वेशन आई थी यहाँ पर, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन की दोनों की तुलना की मैंने, दोनों को कंपेरिजन किया, तो मेरे पास एक ये इक्वेशन निकल के आ गई, क्यू एफ बराबर सी एफ बराबर ओ एफ, ये तीनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। फिर मैंने लिखा कि जो ओ सी है, ये जो ओ सी है इसको दो टुकड़ों में लिख लिया, ये वाला यानी सी एफ प्लस ओ एफ, ये दोनों टुकड़ों में लिख लिया, टोटल ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको दो टुकड़ों में लिख सकता हूं ना, तो दोनों टुकड़ों में मैंने ऐसे लिख लिया। फिर ओ एफ की जगह क्या लिख दिया, सी एफ की जगह क्या लिख दिया, ओ एफ लिख दिया, क्योंकि सी एफ और ओ एफ दोनों बराबर है, तो इसकी जगह ये लिख दिया, ये क्या आ गया 2 ओ एफ आ गया। अब ओ सी क्या है आर है और ओ एफ क्या है एफ है, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को एक बार में अगर कोई दिक्कत आती तो पॉज करके, वहां पहले तो पॉज करके इसको पूरे को उतार लो, उसके बाद में वीडियो को दोबारा देखो, आराम से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लेना पर्सनली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।